नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आज के इस सीरीज जिसका नाम है टारगेट 30/30 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस सीरीज में मैं आप लोगों को रोज़ 5 वीवीआई और सिलेक्टेड प्रश्न देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, जो कि डायरेक्ट आप लोगों का 2026 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार बोर्ड का क्लास 10th में, तो वहां पर आप लोगों को हुबहू देखने को मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था 5 प्रश्न स्टूडेंट, उसे आप लोग अच्छा तरीका से तैयारी कर लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाइए और क्लिक कीजिए और उसे ज़रूर देखेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना लेट करते हुए हम लोग आज का क्लास 2 देख रहे हैं ना, यहाँ क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि देखिए द्विघातीय समीकरण √2x² - x -2x = 0 विवेचक ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि इसका विवेचक क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। यानी कि स्टूडेंट हम लोगों को एक द्विघातीय समीकरण दे दिया है और बोला है कि उसका विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अगर कोई भी सवाल जब भी एग्ज़ाम में पूछेगा ना, तो आप ये अनुमान लगाइएगा कि ये सवाल कह क्या रहा है। जब आप लोग सवाल को समझ जाइएगा ना, तो तुरंत उसका आंसर बन जाएगा। जैसे कि ये सवाल को हम लोग समझ गए कि ये द्विघातीय समीकरण है, ये समीकरण दे दिया और बोला विवेचक ज्ञात करने। तो विवेचक का एक फार्मूला आता है जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी से सूचित करते हैं और विवेचक बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है ना। विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है? विवेचक जिसे हम लोग डी कहते हैं, इसके लिए एक सूत्र आता है b² - 4ac। अब आप लोग गौर कीजिएगा कि सर इसमें बी कौन होगा। सवाल को समझिए, पहले सोचिएगा आप लोग कि सर इसमें बी क्या हुआ। ठीक है, ये 4 क्या है, 4 तो समझ जाएंगे। फिर ए और सी क्या है, तो समझिए स्टूडेंट कोई भी समीकरण दिया रहता है ना, तो समीकरण में ही बी और ए सी छिपा होता है। कैसे? जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखें 5x² - 6x और प्लस में 10 लिखे ना, तो देखिए ये जो x² के आगे जो लगा हुआ है ना स्टूडेंट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। और देखिए ए के बाद बी आता है ना, तो इसके पहले जो लगा हुआ है ना, इसे हम लोग बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हैं कि इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी ABCD XYZ वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखिए ये क्या है हम लोग का 5x² माइनस, या यहाँ पर प्लस भी हो सकता है 6x + 10 में। ठीक है, यहाँ पर ए कौन है? तो सबसे आगे जो होता है ना, x² के आगे जो ये जो संख्या है ये होगा ए, और x के जो ये बगल वाला है ये होगा बी, और ये हो जाता है सी। हम आपको पूरा सिंपल और साधारण भाषा में समझाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर रे बाबू दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आई होप आप लोग समझ गए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। समझ में आ गया? तो देखिए बी भी मिल गया, ए भी मिल गया, सी भी मिल गया, और ये 4 तो पता ही है। इस तरह से हम लोग विवेचक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखिएगा। परीक्षा में जितना सुंदर से लिखेंगे आप लोगों को उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। हल देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? दिया गया समीकरण। पहले जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया लिखिए यहाँ पर, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दिया गया समीकरण, दिया गया क्या लिखे बाबू? दिया गया, ठीक है, समीकरण। चलिए हम लोग यहाँ क्या लिख लिए? दिया गया समीकरण। तो स्टूडेंट हम लोग का समीकरण क्या है? तो समीकरण यही है, क्या है? √2x², ठीक है, -x और माइनस का 2x = 0। ये समीकरण दिया है तो दे दिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक के लिए हमको क्या चाहिए? तो पहले बी चाहिए, फिर ए चाहिए और सी चाहिए। तो आपका मन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी बराबर इतना, ए बराबर इतना, सी बराबर इतना, मतलब कि जो दिया है लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे ए बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए हम लोगों का कितना है? देखिए यहाँ पर तो मैंने भी कहा ना x² के पहले जो होता है वही ए होता है। तो ये है हम लोग का -√2। ठीक है, अब है हम देखिए यहाँ पर कोमा दे के लिख देते हैं बी हम लोग का कितना है? देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, और 1 है तो हम लोग यहाँ 1 दे दिए। और देखिए यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का, तो हम लोग का माइनस में होगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस देते, लेकिन प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है तो उसे हम लोग नहीं देंगे। इसी तरह से ए भी हो गया, बी हो गया, और यहाँ देखिए हमको क्या क्या चाहिए? बी चाहिए तो बी भी लिख दिए, ए चाहिए, ठीक है, ए चाहिए तो ए भी लिख दिया। अब सी चाहिए तो सी हम लोग का क्या होगा? सी बराबर क्या होगा?
और सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना सी का मान यहाँ पर गलत दिया गया है। सी जो है ना यहाँ √2 होगा। यहाँ देखिए चूँकि जो अंतिम में होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, पूरा रहेगा क्लियर, उसमें ABCD या फिर कोई भी वो लगा नहीं रहेगा, XYZ या फिर ABCD अंतिम में नहीं लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर ठीक है ये अंतिम वाला क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए, जो अंतिम में होता है उसमें वो केवल सिंपल वाला संख्या रहेगा। ठीक है, उसमें कोई भी XYZ ये सब लगा नहीं रहेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, ठीक है, यहाँ जो हम लोग लिखे यहाँ लास्ट में 10 है ना, इसी तरह से कुछ भी होगा अंतिम में कोई XYZ ये सब लगा नहीं रहेगा। ये सिंपल भाषा में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी का मान में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। ये सी का मान √2 बिल्कुल सही। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। ये लिख लिए, ये इसके आगे वाला ए कहलाता है, इसके आगे का जो होता है वो बी कहलाता है। बी का मान कितना, -2। और सी का मान देखिए क्या है, सी का मान भी माइनस में है बाबू, तो यहाँ पर माइनस देना नहीं भूलेंगे। और यही सब माइनस से स्टूडेंट को गलत करवा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट सब कुछ लिख दिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, विवेचक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे विवेचक बराबर, इस तरह से लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। विवेचक याद रखेंगे आप लोग कि विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर अगर डी दे देंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि बार है बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, उसको हिंदी भी आता है, अंग्रेजी भी आता है। ठीक है, तो डी लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए ना B², इस तरह से B² - 4AC, तो डाल दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। B² अर्थात B का मान कितना है, तो देखिए A का मान √2, B का मान -1, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है बाबू, और स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरह से आप लोग यहाँ लगा दीजिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए। ठीक है, फिर क्या है 4 है तो 4 दे दीजिए। फिर क्या है A, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इस सब के बीच में गुना छिपा हुआ है, तो यहाँ गुना दे के A का मान कितना है, देखिए A का मान √2, तो यहाँ पर सुंदर राइटिंग में लिख देंगे आप लोग √2। फिर क्या है सी का मान देखिए कितना है, तो गुना देके माइनस का √2 है, तो आप लोग यहाँ दे दीजिए। इस तरह से दे दिए ना। फिर बराबर का चिन्ह है तो सेम बराबर के नीचे ही दे देंगे। और देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर बाबू कितना होता है, प्लस। कैसे, तो देखिए जैसे कि अगर हम लोग यहाँ 5 पर अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 पर स्क्वायर का मतलब क्या, 5 2 बार, 5 गुना 5। 6 पर अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 2 बार, 6 गुना 6। 7 पर अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 2 बार, 7 गुना 7। होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम लोग माइनस का अगर हम लोग बाबू स्क्वायर कर दिए हैं तो माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस गुना माइनस, और माइनस गुना माइनस हमेशा प्लस होता है। समझ में आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही होगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए। 4 है तो 4 भी दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए बाबू √2 गुना होकर क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। क्या होगा, देखिए रूट गुना रूट तो रूटे होता है, संख्या को संख्या से गुना करेंगे 4। अब 4 को तोड़ेंगे तो √2 गुना 2, तो जोड़ा से जब भी रूट हटाना होता है तो जोड़ा से 1 बाहर निकल जाता है, तो हम लोग का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ये ज्यों का त्यों दे दी। इसको जैसे ही हम लोग गुना किए तो हम लोग का क्या गया, √4 लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिए। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह दे के 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 दे दीजिए, गुना है तो गुना दे दीजिए। इसको जैसे ही तोड़े तो हम लोग का ये माइनस तो रहेगा ही ना ये वाला, इसको तोड़े तो हम लोग का 2 आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर बराबर दे देंगे, 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस गुना माइनस। तो अभी यहाँ पर बताएं कि माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे बाबू, प्लस। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 9 आएगा। क्या आएगा बाबू, 9। तो यही हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, तो विवेचक बराबर हम लोग का कितना निकल गया, 9। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा से मार्क्स देगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विवेचक कैसे ज्ञात करें। स्टूडेंट मैं वही सब प्रश्न आप लोगों को देता हूँ जिस आधार पर आपको कई सारा प्रश्न दे सकता है। हो सकता है कि द्विघाती समीकरण के जगह पर यहाँ पर कल होकर कोई और समीकरण हो, दूसरा समीकरण दे दे, कहीं तीसरा दे दे, यानी कि समीकरण बदल जाएगा।
ठीक है, लेकिन आंसर और तरीका तो ही रहेगा। तो मैं वैसा वैसा ही प्रश्न कराता हूँ जो कि तरीका बदल बदल के देता है, यानी कि रहेगा वही चीज़। ठीक है, यानी कि सवाल खाली बदल देगा, तरीका वही रहेगा। तो वही सब प्रश्न मैं काफ़ी क्वेश्चन बैंक को रिसर्च करके, बुक को रिसर्च करके, फाइंड करके आप लोगों को लिए लाता हूँ। इसलिए बाबू सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये जब बताते हैं ना कि यस सर समझ में आ रहा है, तो ये जो छाती है ना चौड़ा हो जाता है कि हाँ मेरा स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है, इतना मेहनत मेरा रंग ला रहा है। इसलिए कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है बाबू। तो आई होप विवेचक समझ में आ गया होगा। विवेचक जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन इस सीरीज में एक बार जरूर जोड़िएगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं, आप कहीं से दूसरा चैनल से अदर सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कीजिए, बहुत अच्छा वाली बात है। लेकिन बाबू ये जो सीरीज में जरूर जुड़िएगा, इससे क्या होगा स्टूडेंट, आप लोगों का तैयारी काफ़ी बेस्ट तरीका से हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष क्रमशः A बराबर 2,1, B बराबर क्या है 4,5 और C के लिए कितना है 0,3 है, और इसका हमको क्या ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सूत्र आता है, लेकिन यहाँ पर तो सूत्र कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हमको कहाँ दिया है, भुजा का माप कहाँ दिया है। आप ऐसा सोच सकते हैं, पहले यहाँ समझिए, जब हम लोग सवाल को क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, कहाँ पर क्षेत्रमिति, जब हम लोग सवाल को क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन हम लोग वो कब प्रयोग करेंगे, जब हमको भुजा का माप दिया रहेगा। ये जो भुजा है ना स्टूडेंट, ये भुजा का माप जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया रहेगा, तब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट 1/2 आधार गुना ऊंचाई, या फिर जो त्रिभुज जैसा रहेगा उस त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के वहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। लेकिन कभी भी अगर स्टूडेंट हमको क्या दिया गया हो, अगर त्रिभुज का हमको शीर्ष का निर्देशांक दिया गया हो स्टूडेंट, तब हम लोग दूसरा विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग ये समझिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए जैसे ये त्रिभुज है, तो ये जो बीच वाला भाग होता है ना, इसे ही हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हमको वहाँ पर भुजा का माप नहीं दिया गया हो, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वहाँ पर नहीं दिया गया हो, और हमको इस तरह से शीर्ष क्रम से इस प्रकार से दिया गया हो, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ए का क्या दे दिया गया है निर्देशांक, ठीक है 2, 1 दे दिया है, बी का 4, 5 और सी का 0,3 दिया गया। इस तरह से अगर दे देगा तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक अलग सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और वो इस टाइप का सवाल कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सुंदर राइटिंग में आपको हल देना है, तो हल किसी भी हाल में देना है। हल दे के ये वाला चिन्ह जरूर दीजिएगा, इससे अच्छा लगता है। ठीक है बाबू, विवरण चिन्ह कहते हैं हम लोग इसे। ये दे दिए हल। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको उसका शीर्ष दे दिया गया है ना, शीर्ष है ना, देखिए शीर्ष क्रमशः इतना 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 है, तो हम लोग लिखेंगे दिया गया शीर्ष, इस तरह से दिया, जो दिया गया है पहले वो लिख लेंगे बाबू। ठीक है, दिया गया, ठीक है, दिया गया क्या है शीर्ष, दिया गया शीर्ष क्या क्या है, दिया गया शीर्ष बताइए। तो यहाँ देखिए हमारा शीर्ष यहाँ पर क्या है, ए के लिए क्या है 2,1 डाल दिए। फिर बी के लिए क्या है, आप चाहे तो इससे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी के लिए क्या है 4,5, ठीक है, और सी के लिए क्या है, देखिए सी के लिए है मेरा 0,3। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और जब भी हमको निर्देशांक दिया रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 1/2। इस फार्मूला का आप लोग माइंड में बैठाइए, चाहे खोपड़ी खोल लीजिए और अंदर में डाल लीजिए, लेकिन इसको डाल लीजिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। तो याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तब कहिएगा सर जी आप कैसे बताए थे, जो है कि एग्जाम में तो फंसा लेकिन हम लोग बना नहीं पाए, तब हम पर दोष मत डालिएगा। इसीलिए इस सूत्र को याद कर लीजिए। ठीक है, कई बार सूत्र को ही ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो देखिए 1/2, फिर यहाँ पर हम लोग देंगे बड़ी कोष्ट, उसके बाद सूत्र होता है x1 देने के बाद छोटी कोष्ट, फिर यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y2 के बाद क्या आता है y3, इस तरह से।
ठीक है, क्या लिखे x1 इंटू y2 माइनस का क्या लिख दिए स्टूडेंट y3। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग ट्रिक भी बताते चलते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ये चीज़ माइंड में आ गया। फिर यहाँ प्लस देंगे, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर x का 2 हो जाएगा, x का 2। अब यहाँ पर क्या देंगे तो कोस्ट देख के स्टूडेंट, ठीक है, देखिए यहाँ y3 है ना, तो फिर यहाँ y3 से स्टार्ट होगा, y3 माइनस 3 के बाद, 3 के बाद तो 4 आता है, इसमें 4 तो रहता नहीं है, 1 2 3, 3 के बाद 1 पर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, तो y1। ठीक है, आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे ना ये वाला, तो उसमें आपको वहाँ पर विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दे दिए, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ प्लस देंगे, देखिए यहाँ x1 x2, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा x3 देने के बाद फिर हम लोग छोटी कोष्ट का इस तरह से प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ देखिए यहाँ y1 है तो यहाँ y1 से स्टार्ट होगा, y1 अब माइनस का फिर क्या होगा, y1 के बाद क्या आता है y2। फिर यहाँ पर हम लोग इसको घेर देंगे छोटी कोष्ट से, और यहाँ बड़ी कोष्ट है तो फिर हम लोग यहाँ बड़ी कोष्ट से घेर देंगे, अर्थात ये बड़ी कोष्ट में पूरा तरह से बंद हो गया। आई होप स्टूडेंट कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, 1/2 बड़ी कोष्ट स्टार्ट, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 इंटू, ठीक है, y3 माइनस y1, फिर ये बंद, फिर जाके प्लस दे के क्या x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, हमको यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, तो आप लोग चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि चित्र बनाने से मार्क्स मिलता है। ये है ए तो ए लिख लीजिए, ये है बी तो बी लिख दिए, ये है सी तो सी लिख दिए। अब ए का निर्देशांक क्या है, अगर आप लोग यहाँ चित्र में लिखते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा देगा। तो ए का है 2,1 तो लिख दिए, बी का क्या है बाबू, यहाँ देखिए बी का है मेरा 4,5, तो इस तरह से बी का लिख दिए। और सी का क्या होता है, तो सी का होता है 0,3। तो ये जब आप लोग लिखते हैं ना बाबू, इस तरह से जब आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा में टैलेंट है। ठीक है, तो अब देखिए करना कुछ नहीं होता है, जो जो यहाँ दिया गया है वो चीज़ हम लोग बैठा लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए कि x1 क्या हुआ, x2 क्या हुआ, x3 क्या होता है। देखिए ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट, नहीं भी बताया तो यहाँ पर देखिए, कभी भी अगर इस तरह से हो, जैसे यहाँ देखिए 2,5 है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, जैसे कि ए बराबर हम लोग का कितना है, ए बराबर है हम लोग का 2,1 है ना। फिर बी बराबर कितना है, देखिए यहाँ बी बराबर 4,5 है, तो 4,5। फिर ये क्या है, सी बराबर कितना है, तो सी बराबर है मेरा 0,3 है ना। तो देखिए ये जो फर्स्ट में होता है ना, ये फर्स्ट निर्देशांक को हम लोग x और इसको y कहते हैं। x अक्ष को हम लोग भुज और y अक्ष को कोटि भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा x अक्ष को भुज और y अक्ष को क्या कहते हैं बाबू, तो y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, चलिए बार बार मैं मोबाइल देखने जाता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मेरा मोबाइल हीट हो जाता है और बंद हो जाता है, तो आप लोग को बंद ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो पहला है इसको हम लोग x कहेंगे, x1, ये दूसरा को कहेंगे x2 और ये तीसरा को कहेंगे x3। समझ में आ गया। देखिए यहाँ ये x अक्ष हुआ, इसीलिए x अक्ष में ये हो जाएगा x1, x2 और x3। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा y1, y2 और ये हो जाएगा y3। इसी तरह से आगे रहता है तो y4, y5, y6, वो आपको चतुर्भुज में मैं आपको बताऊंगा। जब वहाँ पर त्रिभुज है ना, जब देगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वहाँ पर बताएंगे। आई होप आप लोग समझ गए। ये देखिए ए वाला को हम लोग कहेंगे x1, बी वाला को x2 और यहाँ पर x3। ठीक है, अब देखिए ए के लिए जो दूसरा होता है इसका नाम है y, फिर इसका y2 और इसका y3 होता है। ठीक है, तो ये मेरा x1, x2, x3, y1, y2, y3 है। तो आप लोग समझ गए क्या कैसे क्या क्या मान होता है। तो अब देखिए बैठाते हैं, देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 1/2 है तो 1/2 दे दीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसे आप लोग जितना ज़्यादा लंबा करेंगे उतना ज़्यादा समय की बर्बादी होगा, इसलिए कोशिश वही करेंगे कि ये उतना ही किया जाए जितना ज़रूरी हो, ताकि एग्जाम में ज़्यादा लंबा करके समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट दे दिए। यहाँ x1 का मान क्या है, ये है तो ए के लिए जो पहला है ना ये x1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए x1 मेरा कितना है, तो 2 है तो 2 दे दीजिए। फिर घेर दीजिए, ये क्या है y2, तो y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिए ये y1 और ये हो जाएगा मेरा y2, तो y2 का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस y3। देखिए ये y1, y2 और ये y3 का मान हम लोग का कितना हो गया 3 है तो 3 घेर दिए। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। x2 का मान कितना, ये x1, ये पहला वाला मेरा, ये दूसरा x2। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर भी कैसे बताया। तो x2 का मान यहाँ भी देखते हैं 4 है, तो यहाँ 4 दे के छोटी कोष्ट दे दीजिए। अब देखिए y3, y1, y2, y3 का मान कितना है 3, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है तो 1, तो यहाँ पर हम लोग बाबू दे दिए। ठीक है, अब क्या है, हम लोग प्लस का चिन्ह दे के ये कितना है x3 का मान देखिए यहाँ कितना है 0, तो यहाँ 0 दे के छोटी कोष्ट। y1 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है, यहाँ पर भी दे सकते हैं, y2 का मान 5 है ना, y1,
y2 का मान कितना है बाबू 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 घेर दिए। ठीक है, बड़ी कोष्ठ है तो इसे बड़ी कोष्ठ से घेरना तो अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसका क्या कर लिए स्टूडेंट, तो मान को हम लोग बैठा दिए। तो अब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, कैलकुलेशन आपके हाथों पर है। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 दे दिए। इसको इससे घटाए तो कितना होगा, इसको इससे घटाए तो हम लोग का कितना हो गया बाबू, पहले कोष्ठ टूटेगा तो यहाँ गुना में बदलेगा, तो लीजिए हम पहले गुना दे दिए। ठीक है, अब इसको इससे घटाए तो आएगा 2, तो यहाँ पर 2 दे दिए। समझ में आ गया, 5 में से 3 गया 2, प्लस है तो प्लस देके 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, कोष्ठ टूटा तो गुना में बदलेगा, ये दोनों को घटाए तो कितना आ गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस देके 0 है तो 0 डाल दीजिए, ये घट के आ गया -4। ठीक है, पहले देखिए ये कोष्ठ टूटा तो गुना आ गया, अब घटा तो घट के आया मेरा -4, तो -4 लिख के बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए। अब यहाँ कैलकुलेशन को समझेंगे ध्यान से। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये 1/2 है तो 1/2 ज्यों का त्यों लिख देंगे, बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ से घेर दीजिए। अब देखिए जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 4 इस प्रकार से लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी के 8 है तो 8 डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, देखिए 4 दूनी के 8 हम यहाँ डाल दिए, प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए कोई भी संख्या जब 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग 0 से 4 को गुना करेंगे तो वो तो 0 होगा, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ गौर कीजिए, यहाँ माइनस है। जब भी इसको हम लोग अगर इससे गुना करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर जब भी वहाँ देखिएगा माइनस रहेगा तो पहले चिन्ह गुना होता है, तब संख्या गुना होता है। पहले क्या गुना होता है, चिन्ह। जैसे देखिए यहाँ क्या है, प्लस का 0 और यहाँ क्या है -4। जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का चिन्ह से गुना होता है। ठीक है बाबू, उसके बाद हम लोग संख्या को संख्या से गुना करते हैं। तो समझिएगा यहाँ ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस को जैसे ही हम लोग प्लस, चूँकि बीच में गुना है ना, माइनस को जैसे ही हम लोग प्लस से गुना किए या फिर प्लस को जैसे ही माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ इस प्रकार घेर देंगे। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा के 1/2 डाल देंगे। ठीक है, ये बड़ी कोष्ठ है तो बड़ी कोष्ठ भी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। देखिए अब लोग 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 0 तो उधर आपको मतलब है ही नहीं, चूँकि माइनस हटाइए इसको। अब यहाँ देखिए ये दोनों को हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे, 8 में 4 को जोड़ेंगे या फिर 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 हो जाता है हम लोग का 12। अब 12 - 0 है तो लीजिए 0 डाल दीजिए। ठीक है बाबू, अब हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ पर 1/2 है तो हम लोग यहाँ बराबर देके 1/2 डाल दिए। ठीक है, फिर क्या है, 12 में से 0 को अगर हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही होगा। और जब ये बड़ी कोष्ठ टूटेगा तो फिर यहाँ पर गुना होता है। याद रखेंगे आप लोग, जब भी कोष्ठ टूटता है तो गुना होता है। क्या होता है, गुना। ठीक है, तो कोष्ठ टूटा तो गुना हो गया, 12 में से 0 गया तो हम लोग का 12 ज्यों का त्यों हो गया। इसको अगर इससे काटते तो 6 बार में कट जाता है, यानी कि फाइनली हम लोग का 6 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा 6 तो आ गया, 6 क्या, तो 6 हम लोग का हो जाएगा वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। अब उससे कहिएगा सर वर्ग इकाई कैसे होगा, तो बाबू लोग याद रखिएगा ये खाली थोड़ा छोड़ देंगे, खाली जो है कि 6 थोड़ा हो जाएगा, 6 कुछ तो होना चाहिए, जैसे कि 6 सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है ना स्टूडेंट। आप लोग जब भी पढ़े होंगे क्षेत्र मिति में तो आप लोग हमेशा लगाते होंगे 6 सेंटीमीटर 10 मीटर ये लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग खाली तो नहीं छोड़ देंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वर्ग इकाई दे देंगे। ठीक है बाबू, आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि ये बनेगा। तो ये जो है हम लोग का मैथ क्लास 10 2026 का जो टारगेट 30/30 है, आप कमेंट करके बताइए ये जो हम सीरीज चला रहे हैं कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। ये जो मैं इस तरह से आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, बताइए नहीं आएगा एग्जाम में, सोच के देखिए क्या इस सब टाइप का नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा स्टूडेंट। और अगर आप लोग को ज़्यादा डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पलटिए, अगर क्वेश्चन बैंक पलटने के बाद अगर इस सब टाइप का प्रश्न नहीं रहेगा तो आप कहिएगा कि सर ये सब प्रश्न तो नहीं है, ये सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न है बाबू। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कभी भी इस टाइप से देगा तो सबसे पहले हम लोग जो शीर्ष दिया गया है वो लिख लेंगे, फिर क्षेत्रफल लगा देंगे, सूत्र ये होता है, सूत्र लगा के जो जैसे है वैसे बता दीजिए, चित्र बना दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये चित्र, ठीक है, क्योंकि चित्र देख के समझ में आ जाता है एग्जामिनर को। चलिए यहाँ से इस प्रकार से लिख देंगे और अंत में आप लोग वर्ग इकाई लगा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम लोग 2 नंबर तो देख लिया, अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों का तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का
कोई पद 301 है, जांच करके बताना है। और ये जो प्रश्न है ना स्टूडेंट, ये प्रश्न एपी से है, जो आप लोगों का क्लास 10th मैथ का जो है ना अध्याय 5, ठीक है, अध्याय 5 का ये प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि एपी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। तो इस तरह का कभी भी अगर प्रश्न रहेगा, क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, कोई पद 512 है, कोई पद 611 है, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। वहाँ पर जो है ना एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करना है। अगर पदों की संख्या निश्चित आ गया, जैसे कि 10, 15, 40, 50, 60, 70, अगर एन का संख्या इस रूप में आ गया तो समझ जाएंगे कि जो है ना ये सूची का ये पद है, ठीक है। यानी कि जो भी सूची रहेगा ना उसका ये पद है, यानी कि ये जो है ना 301, 512 वो है। अगर एन अगर निश्चित नहीं आया, जैसे कि 10.5 आ गया, 10.33 आ गया, या फिर 40.1 आ गया, ठीक है, 30.33 आ गया, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी संख्या जो है ना स्टूडेंट फिक्स वाला नहीं आया है, वो पॉइंट सब वाला में से आ गया है। तो अगर इस टाइप से आएगा तो ये पद नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी संख्या आ गया तो वो पद होगा। समझिए ना स्टूडेंट, समझ में आ जाएगा। और ये एन कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये एन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र आता है, हम लोग ए एन से ज्ञात करेंगे। ये पता है ना, ए एन बराबर, यानी कि ए एन हम लोग कैसे निकालते हैं? जब भी हम लोग 10वां पद 11वां पद निकालते हैं तो ए एन का प्रयोग करते हैं ना, तो ए एन का प्रयोग करके निकालेंगे। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यही फार्मूला पर हम लोग यूज़ करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए बाबू देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख के क्या लिखेंगे? दिया गया है, या फिर लिख लेंगे दी गई श्रेणी। दी गई श्रेणी यानी कि दी गई श्रेणी हम लोग का क्या है? चलिए लिख लेते हैं दी गई श्रेणी, ठीक है। श्रेणी हम लोग का क्या है? दिया गया श्रेणी तो हम लोग का है 5, 11, 17 और 23 है, ठीक है। यह दिया गया है तो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग एन निकालेंगे ना, तो एन निकालने के लिए हम लोग कौन फार्मूला यूज करेंगे? ए एन वाला फार्मूला यूज करेंगे। और ए एन फार्मूला जब यूज करेंगे तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए ना ए। तो सबसे पहले ए निकालिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए यानी क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रथम पद ए कहते हैं। प्रथम पद मेरा कितना है? 5 है। तो चलिए हमको 5 मिल गया। फिर देखिए हमको एन चाहिए। एन क्या है? तो एन हमको पता नहीं है, ठीक है। फिर क्या चाहिए? डी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। डी यानी क्या होता है? डी यानी सार्व अंतर होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर अर्थात डी। डी बराबर क्या होता है स्टूडेंट? अगला पद से पिछला पद घटा देंगे। ये देखिए अगला पद से पिछला पद घटा दीजिए। 11 माइनस 5 घटा देंगे तो कितना होगा? बताइए। 11 में से अगर 5 गया तो 6 होता है ना, 6 5 11, तो ये डी हम लोग का 6 निकल गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या निकालना है? तो देखिए स्टूडेंट, और सवाल में क्या दिया गया है? ये जो है ना, ये इसे ही हम लोग ए एन मानेंगे, ठीक है। ए एन हम लोग का हो गया कितना? ए एन हो गया हम लोग का 301, ठीक है स्टूडेंट। ए एन क्या हो गया? 301 हो गया। देखिए स्टूडेंट समझिए यहाँ ध्यान से, अगर कभी भी हम लोग को ए एन ज्ञात करना होता है तो हम लोग यही फार्मूला लगाते हैं। ए एन ज्ञात करना होता है तो ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन हमको अब एन ज्ञात करना है तो भी हम लोग यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। खाली मान जो जहाँ है वहाँ बैठा देंगे। समझिए कैसे है। तो ए एन भी हमको पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? सूत्र से, ठीक है। सूत्र से मतलब अब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे ना। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है डी। तो चलिए सब जगह दे दीजिए। ए एन का मान कितना है? 301 है तो 301 दे दीजिए, ठीक है। बराबर ए कितना है? ए का मान 5 है तो 5 दे दीजिए, प्लस एन का मान कितना है? बताइए। एन का मान पता नहीं है, यही तो एन ज्ञात करना है। एन अर्थात पद। कौन सा पद? 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। अगर हमको एन पता चल गया, ठीक है, तो हम लोग मान जाएंगे। यानी कि एन अगर निश्चित निकल गया संख्या में 10, 12, 15, 20, 25, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इसी समांतर श्रेणी का पद है। अगर नहीं निकला, जैसे इस टाइप से निकला 10.33, 30.33 या फिर 5.4, 2.2, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पद श्रेणी का नहीं है। तो ठीक है, इसीलिए हम लोग एन ही ज्ञात करेंगे। एन यानी कौन सा पद हो जाएगा, ठीक है। ये जो 331 है ये कौन सा पद है? 10वां, 11वां, 12वां कौन सा पद है? कैसे पता चलेगा? तो एन से पता चलेगा। और एन जब नहीं निकलेगा
यानी कि वो कौन सा पद है, 10वां पद है कि 11वां पद है, वही जब पता नहीं चलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पद गलत है, यानी ये जो दिया गया है वो गलत है, ये कोई भी पद नहीं हो जाएगा। तो n-1 इंटू डी, डी यानी सार्वंतर कितना है बोलिए, सार्वंतर हम लोग का छो डाल दिए। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। देखिए 301 है तो 301 भी डाल दिए, बराबर है तो बराबर डाल दिए हम लोग। ठीक है बाबू। अब देखिए 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। देखिए ये जो है ना गुना के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। गुना कीजिए, 6 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 6n, माइनस है तो माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 301 है तो 301 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में है कि नहीं है, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या आएगा, माइनस का 1 और प्लस में 6n आएगा। ठीक है, ये माइनस में है, इधर आए तो प्लस में, तो यहाँ देखिए 301 माइनस में इधर आए तो प्लस में 1 बराबर 6n। ठीक है, 301 में जैसे ही इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का होता है 302, ये गुना में है, लीजिए लिख देते हैं 6n है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 302 बराबर 6n, यही है ना। देखिए 302 बराबर 6n, ये गुना में है, देखिए ये गुना में है, इधर आए तो भागा में है, 302/6 बराबर n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले आप लोग यहाँ समझिए, हमको लगता है कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज करेंगे कि ये कैसे है। देखिए ये क्या है, ये 5 है तो ये 5 लिख दीजिए, इसको थोड़ा देर रहने दीजिए। अब माइनस का 6 लिखिए। तो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि एगो अगर प्लस में हो एगो माइनस में हो तो पहले घटाएंगे। देखिए 6 में से 5 गया तो 1 होगा, दोनों में बड़ा संख्या कौन है, 6 है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, तो -1 हुआ, वही -1 हम लोग यहाँ दिए। ठीक है, और फिर ये 6n है तो 6n दे दिए, माइनस में है बराबर किस पर आया तो प्लस में हो गया, तो दोनों को जोड़े तो 302 हो गया, ये गुना में है, इधर आया तो भागा में, देखिए आ गया ना। अब इसको इससे भाग देंगे तो भाग दीजिए, तो 6 को भाग दीजिए इससे। ठीक है, 302 से कितना, 6×5 = 30, 5 बार में 30 आया, कट गया। ठीक है, फिर देखिए, ठीक है, अब 0 दे के हम लोग यहाँ 0 उतारेंगे। ठीक है, ये 2 यहाँ उतारिए, 0 दे के यहाँ 0 उतारे। ठीक है, अब कितना बार में बोलिए, 6 × 12 = 18, 3 बार में 18, कट के 2 उतरा, 0 दिए हैं तो बार बार हम लोग यहाँ 0 उतार सकते हैं, तो 0 दिए तो फिर 3 बार में 18, फिर 2 उतरेगा, फिर 0 देंगे, 3 बार में 18 यानी कि 3 ऐसे जाएगा, यानी कि क्या आ गया, इसको इससे भाग दिया तो n बराबर आ गया मेरा 50.33 आ गया। देखिए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी n का मान मेरा निश्चित नहीं आया, यानी कि प्रॉपर कोई संख्या नहीं आया, जैसे कि 10, 15, 20, 18, 50, 40, 70 ऐसा नहीं आया। यहाँ देखिए दशमलव में आ गया, यानी कि यहाँ पर कोई जो है ना, ये 301 जो है कि ये इस श्रेणी का, ये जो सूची है ना, इसका कोई भी पद 301 नहीं होगा। इस श्रेणी का 5, 11, 17, 23 का, ठीक है स्टूडेंट, 5, 11, 17, 23 का कोई भी पद जो है स्टूडेंट, कोई भी पद 301 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए n मेरा कितना निकला, n यानी पद, कौन सा पद, 10वां पद या 11वां पद, तो इसका कोई भी पद जो है ना 301 नहीं होगा, क्योंकि n बराबर मेरा कितना निकला 50.33। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पर अगर आता यहाँ जैसे कि 50 आ जाता, 40 आ जाता, 70 आ जाता, तो हम लोग कहते कि हाँ इसका 40वां पद इतना है, 50वां पद इतना है, 60वां पद इतना है। लेकिन यहाँ देखिए हम क्या कहेंगे कि 50.33 पद 301 है, दी गई समांतर श्रेणी का 50.33वां पद 301 है, ऐसा तो नहीं ना होगा। यहाँ अगर जैसे 15, 16, 20, 40 कुछ भी आता, तब हम लोग बोलते हैं कि इसका 50वां पद 301 है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ देखिए दूसरा पद 11 है, ठीक है, तीसरा पद 17 है, चौथा पद कितना है, तो चौथा पद इसका 23 है। इसी तरह 5वां, 6वां, 7वां, 8वां करके जो है कि 50वां पद इतना है, 60वां पद इतना है। हम लोग कहते कब, जब यहाँ निश्चित मान आता तब कहते बाबू, लेकिन यहाँ तो निश्चित मान नहीं आया है। तो आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल बनाएंगे, आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर देगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नीचे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि अतः 301, ठीक है स्टूडेंट, कोई पद नहीं है। 301 क्या है स्टूडेंट, कोई पद नहीं है। 301 कोई पद नहीं है, 301 कोई पद नहीं है। यानी कि ये जो 301 है ना, ये ना ही 10वां पद है, ना ही 11वां पद है, ना ही 12वां, 14वां, 15वां, 18वां, 99वां, 100वां, कोई भी पद नहीं है। यानी कि ये मान ही गलत है। बस हम लोग लिख दे, क्योंकि यहाँ n का मान हम लोग का निश्चित नहीं आया।
देखते हैं यहाँ पॉइंट में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए तीसरा देखिए। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों का अध्याय 1 का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न तो समझिए हर साल पूछ ही लिया जाता है, जिसमें आपको 2 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का सीरीज का नाम ही क्या है, टारगेट 30/30। ठीक है स्टूडेंट, बाय विजय सर। तो देखिए स्टूडेंट, समझिए आप लोग ध्यान से कि ये प्रश्न कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ ताकि ये बनाने के क्रम में समय की बर्बादी ना हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रश्न क्या कहता है चौथा नंबर का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मौसो ज्ञात करें। मौसो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HCF भी कहते हैं ना, HCF, और लघुत्तम को LCM कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइए कि लघुत्तम को LCM कहते हैं और मौसो को हम लोग HCF कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देख लीजिए हमको क्या बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 और 185 का क्या ज्ञात करना है, तो मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मौसो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग जब तक भाग विधि से, कौन सा विधि से स्टूडेंट, भाग विधि से अगर आप लोग मौसो ज्ञात करने के लिए नहीं जानिएगा तो आप लोग विभाजन एल्गोरिथम ज्ञात कर ही नहीं पाइएगा। कहने का मतलब आप गैस धराने जानिएगा ही नहीं और कहेंगे चाय बनाने तो बना लीजिएगा, नहीं ना बना पाइएगा, क्योंकि पहले गैस धराना आना चाहिए ना, कि गैस, हाँ इस तरह से गैस धराएंगे तब चाय बनेगा, क्योंकि हीट करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। उसी तरह से स्टूडेंट आप ये ना कहिएगा कि सर चूल्ही पर बना लेंगे। ठीक है बाबू, मेरा कहने का सेंस ये है कि आप जब भी अगर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसो निकाल रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है, भाग विधि से मौसो जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम आप लोग को पहले 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, 2 मिनट के अंदर हम आपको भाग विधि से, ठीक है स्टूडेंट, भाग विधि से क्या ज्ञात करने सिखा देते हैं, मौसो ज्ञात करने के लिए सिखा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी अगर मौसो देगा, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 लिख रखा हूँ, जैसे कि मान लीजिए 5 और 9 का दे देगा मौसो ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो बड़ा संख्या है ना उसको बीच में लिखेंगे, आप भाग जिसे बनाते हैं ना वैसे बना लेंगे। ये जो है ये 5 को यहाँ लिखेंगे, जो छोटा संख्या होगा उसको हम लोग भाजक के रूप में लिखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर भाजक के रूप में लिखेंगे, तो ये हम लोग का भाजक हो जाएगा, और जो बड़ा संख्या होगा उसको हम लोग भाज्य के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए, बोले लिखे कि नहीं लिखे, चलिए लिख दिए। तो आप कैसे, पहले जैसे आप लोग भाग देते हैं वैसे भाग दीजिए। इससे इसको भाग दिए तो कितना बार में, 5 इकाई 5, एक बार में यहाँ 5 लगाए। ठीक है, तो घट के कितना आया, 4 आया ना। तो ये जो 4 आया इसको फिर घेर लेंगे, इसको घेर के हम लोग क्या बना लेंगे, भाजक के रूप में बना लेंगे, इसको हम लोग बना देंगे भाज्य। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो बीच में होता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, और यहाँ पर जो रहता है, भाग बनाते हैं ना जी इस तरह से, तो यहाँ पर जो रहता है उसको भाजक कहते हैं, और यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और नीचे शेषफल होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं, भाज्य को ही ए कहते हैं, भाजक को बी कहते हैं, और भागफल को क्यू कहते हैं, और शेषफल को आर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, वो उसका संकेत है। तो इसको घेर लेंगे, और ये वाला जो है इसको हम लोग यहाँ बीच में यानी कि भाज्य के रूप में बना लेंगे, फिर भाग लगाएंगे एक बार में 4। ठीक है, जब तक कटेगा नहीं तब तक ये प्रोसेस करते रहना है। घट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा, फिर इसको घेर लेंगे और ये वाला संख्या को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, फिर कितना बार में, 4 बार में इसको भाग लगा देंगे, तो 4 बार में कट जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो कट जाएगा, तो जो कटने के बाद जो यहाँ पर आएगा ना स्टूडेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ये जो बी होता है या फिर इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो अंतिम भाजक याद रखिएगा, अंतिम भाजक हम लोग का मौसो होगा। ठीक है, मौसो बराबर हम लोग का कितना हो गया, 1। ठीक है, अंतिम भाजक हम लोग का मौसो कराएगा, और इसे ही हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में डाल देते हैं। विभाजन एल्गोरिथम इसको कैसे डालेंगे तो समझ लीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या कहता है, ए बराबर होता है BQ + R होता है। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, देखिए ए बराबर BQ + R, यानी कि यहाँ देखिए भाज्य बराबर, आप समझिएगा पूरा, ये इतना मस्त समझाएंगे कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। इस पर हम ज़्यादा समय इसलिए दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बेसिक भी इसलिए हम बता रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोग जान पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए है, तो ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बीच वाला है, तो ये बीच वाला यहाँ कितना है, 9, तो 9 दे दिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। फिर बी हम लोग का 5 है, यहाँ देखिए बी 5 2 है ना, तो यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा, 5, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। ठीक है, क्यू का मान कितना निकला, क्यू देखिए भागफल, तो यहाँ भागफल 1 निकला, तो 1 दे देंगे, प्लस है तो आर, यहाँ नीचे फर्स्ट में कितना आया था, देखिए फर्स्ट में 4 आया था ना, तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा, और ये जो बी है ये हम लोग का यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए ये प्रोसेस करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर घेरे, तो ये जो 5 है, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 प्लस ये बी की जगह क्या आ गया, अब 4 गुना
यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे में भी 1 आया। फिर क्या किया, फिर ये 4 हम लोग यहाँ डालें, ये 4 है ना, यहाँ देखिए है ना, ए बराबर, तो यहाँ देखिए ए के सीधा हम ए डालिए, तो ये 4 आपको समझ में आया तो अभी आ जाएगा 4। फिर क्या किया बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना 4, अब प्लस में हो जाएगा, हमको यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बराबर बचा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर अगर 0 आ जाएगा, जब यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है b के सीधा में जो अंतिम b होगा, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम में जो अंतिम b होगा, b अर्थात भाजक, तो अंतिम जो भाजक होगा यही हम लोग का मोसो होगा। ठीक है, तो यही होता है विभाजन एल्गोरिथम। मोसो कितना आ गया 1, यहाँ 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। जो ये b के सीधा में जो सबसे लास्ट में आएगा, जब यहाँ पर r के रूप में यानी कि शेषफल के रूप में जब 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो अंतिम रूप में रहेगा वही हम लोग का मोसो होता है। तो यहाँ पर भी विभाजन एल्गोरिथम में भी मोसो 1 आया और यहाँ पर भी देखिए 1 आया कि नहीं आया। तो ये हम कब लिख पाएंगे, ये आप इस रूप में आप लोग तभी लिख पाएंगे जब आपको ये पता हो। इसीलिए हम लोग एक बार फिर से एक और बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसका देखिए 2 और 7 का, देखिए 2 और 7 है तो 2 को यहाँ लिखेंगे, बड़ा संख्या को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक साथ हम लोग करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं। ठीक है, देखिए इसको इससे भाग लगाएंगे तो क्या बार में 3 बार में 6, घट के कितना आ गया 1 आ गया। अब विभाजन एल्गोरिथम में कैसे डालेंगे, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर, यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं और इसको आर कहते हैं। ठीक है, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान 7 है तो 7 दे दीजिए बराबर। बी का मान कितना है, बी का मान देखिए यहाँ 2 है तो 2 दे दीजिए, कुछ नहीं है तो गुना है। क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान 3 है, प्लस में आर का मान कितना निकला 1 है तो 1 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसको घेर लेंगे, घेर के क्योंकि पूरा तो कटा नहीं है तो ये वाला चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर भाग लगेंगे, क्या बार में 2 बार में 2 खत्म, 2 बार में 2 खत्म, तो यहाँ कट गया यानी यहाँ पर 0 आ गया, या 2 में से 2 घटाएंगे 0 या काटिए, बात बराबर पड़ा ना जी, कहिएगा यस सर। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए की जगह अब हम लोग का 2 आ गया, यह हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया हम लोग का आर। आर तो 0 हो गया, तो लीजिए यहाँ पहले 0 कर देते हैं। बी का मान कितना निकला, जहाँ मनताज लेते बी का मान 1 निकला तो यहाँ 1 ले देते हैं गुना। क्यू का मान यहाँ देखिए 2 है तो 2 दे दीजिए बराबर। ए का मान कितना निकल गया, तो ए का मान भी हम लोग का 2 है। और एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो संख्या रहेगा ना, इधर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पूरी जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर 3 2 या 6 में 1 जोड़े तो 7 आ गया ना। इस तरह से 2 एकम 2 को 0 जोड़ेंगे तो 2 आ गया कि ना गया। तो यहाँ अंतिम में देखिए 0 आया, जब अंतिम में 0 आ जाएगा तो ये जो b होगा, b अर्थात भाजक, जो अंतिम भाजक होगा वही मेरा मोसो होगा। तो मोसो मेरा 1 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए जो अंतिम भाजक होता है वो भाग विधि में मोसो आया ना। तो यहाँ पर देख लिए ना, विभाजन एल्गोरिथम लगाइए चाहे वो लगाइए, बात एक ही पड़ता है। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, वो छोटा सा स्टूडेंट 9 और 11 का कर लीजिए तो ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको। 9 और 11 का तो कैसे करेंगे, एक बार में 9 लगा दिए, घट के कितना आया 9 2 11, 2 आया, घट के फिर 9 को यहाँ लिखेंगे, क्या बार में 4 बार में 8 आ गया, घट के 1 आया, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, ये 2 को यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट किस रूप में, तो भाज्य के रूप में, 2 बार में 2 खत्म। ठीक है, तो देख रही है ना यहाँ अंतिम में 0 आ गया, तो ये जो है यही हम लोग का मोसो है। आई होप आप लोग अब इसी को हम लोग चाहेंगे तो विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में लगाइए, बस हो गया कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लग रहा है तो जो भी आपका वही बैक बेंचर सब है उसको भी भेज दीजिए। ठीक है, तो अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग इससे क्या करते हैं, मिटा के फिर आप लोग को समझाते हैं कि इसको अब 148 और जो है कि 185 को कैसे बनाएंगे। बहुत ईजी है स्टूडेंट। बाबू लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, वहाँ पर जो वीडियो का जहाँ टाइटल लिखा हुआ है ना उसको क्लिक कीजिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चल जाइएगा। और वहाँ पर जो है ना इसका लिंक हम डाल रखे हैं, इस वीडियो का प्ले लिस्ट का पूरा जो ये सीरीज चल रहा है ना टारगेट 30/30 का पूरा प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिए, उसको क्लिक कीजिएगा, नहीं धरे वीडियो आ जाएगा तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ अब देखिए हम सवाल सोल्व कर रहे हैं, हल देने के बाद हल दे देंगे। ठीक है, ये सवाल सोल्व कर रहे हैं, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 और 185 का मोसो यानी कि HCF ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ, ठीक है, हल देख लिखे यहाँ मतलब क्या, यहाँ क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, जब भी इस टाइप का सवाल देगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है बाबू, जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ लिखेंगे। 185 यहाँ लिख दिया, अभी बताए थे ना, ये 3 को जब प्रैक्टिस कर देता है, जो छोटा होगा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ये किसका स्थान है, देखिए यहाँ पर है कि नहीं, ये भाज्य का स्थान है। भाज्य का स्थान हम लोग लिखेंगे यहाँ भाज्य, यहाँ भाज्य कितना हो गया 185, तो 185 लिख देते हैं। फिर ये किसका स्थान है,
तो भाजक का स्थान है, तो यहाँ लिख देंगे भाजक। यहाँ भाजक कितना हो गया, भाजक है आपको 148, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ अंग्रेजी का यूज भी कर सकते हैं, ए, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम देखिए ये ए हो गया और ये बी होता है, तो हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको कौन विधि बोला है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिखिए क्या है, यूक्लिड, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए बाबू डाल दिए ना, क्या डाल दिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हम लोग यहाँ पर डाल दिए। अब क्या करेंगे बाबू, जल्दी बताइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिए, तो अब क्या करेंगे, क्या होता है ये, इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना, अभी हम बताए थे ना आपको, यहाँ देखिए है ना, यही यूक्लिड विभाजन क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम लोग कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जैसे कि यहाँ पर देखिए जब हम भाग दिए ना, तो एक स्थान पर 5 दे दिए, बराबर दे दिए, ये सब दे दिए ना सबको, जैसे ये देखिए यहाँ 5, 2 दूनी 4 और प्लस में 1 5, तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, इसीलिए ये सूत्र सर्वव्यापी सत्य है। तो चलिए ये डाल दिए, अब बोलिए ए की जगह क्या डालेंगे, 185, तो यहाँ लिख दीजिए 185, इस तरह से लिख देंगे, बराबर है तो बराबर 148, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी, यही ना बी का स्थान, यहाँ देखिए बी का स्थान, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 148। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा, आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ ताकि स्टूडेंट को कहीं पर भी दिक्कत ही ना हो, ठीक है। क्यों का मान कितना है, तो क्यों होता क्या है, तो यहाँ पर ना क्यों होता है स्टूडेंट, तो क्यों यहाँ कैसे डालेंगे, जब तक भाग नहीं देंगे तो क्यों कैसे डालेंगे, इसलिए मैं आपको कहता था कि सबसे पहले आपको भाग विधि से जानना अति आवश्यक है। अब यहाँ भाग देंगे तो एक बार में भाग देंगे तो 148 आएगा, 2 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, एक हाथ से लिया तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना होगा बताइए, एक हाथ से लिया तो 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाथ पर जोड़ के बताते हैं आपको 7 होगा, ठीक है। एक हाथ से ले लिया तो कितना हो गया 7, 7 में से 4 गया तो 3, 4 3 7 होता है ना जी, ये कट गया, 37 आ गया, तो यहाँ देखिए, ठीक है, ये किसका आसान होता है, क्यों का, यहाँ देखिए भागफल क्यों 1, तो यहाँ पर क्यों की जगह गुना, देख चुकी यहाँ गुना है 1, प्लस में आर कितना निकला 37, यहाँ 37 डालेंगे, ठीक है। और ये भाग का प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको घेरेंगे, भी हम बताए थे ना आपको, ये 148 यहाँ लिखे, इसीलिए हम लोग पहले आपको ये 3 को बता दिए। फिर भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा पता है आपको, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 4 बार में लगा देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि 5 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ये 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, ये 0, तो इसके मतलब आप लोग कट्टम कुट्टा भी जानते होंगे, बचपन में सीखे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग किए तो क्या निकला, यहाँ पर क्या आ गया मेरा 37, तो एक जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे पहले 148 बराबर, यहाँ पर यानी कि बी की जगह पर, ये मेरा बी का स्थान है ना, यहाँ देखिए बी, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया 37 गुना, यहाँ 4 यानी क्यू का मान 4, यहाँ है ना क्यू के सिद्धांत क्यू, प्लस आर का मान रिमाइंडर शेषफल यानी कुछ नहीं तो 0, ठीक है, कट गया तो 0 है ना। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर जो बी का मान होगा ना बाबू, किसका मान, बी का जो मान होगा यही हम लोग का क्या होगा, ये जो बी का मान है यही हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट, तो यही हम लोग का मोसो होगा। तो ये अंतिम यहाँ बी, यही बी का मान हम लोग का मोसो हो जाएगा, यही ना मोसो होता है। तो आप लोग भाग विधि से मोसो क्या हो गया आपका 37, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, देखिए कितना कितना का मोसो, इस तरह से लिखिएगा आप लोग, मोसो 185 कोमा देके या ऐसे 185 तथा, ठीक है बाबू, 185 तथा 148 का मोसो कितना हो गया, बराबर देखिए हम लोग लिख देंगे 37, और यहाँ पर सुंदर राइटिंग में ANS दे दीजिए, या नहीं तो आपका मन है उत्तर देने का तो उत्तर दे दीजिए। समझ में आ गया, विभाजन एल्गोरिथम यही होता है हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम। और इस चीज़ को याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ए बराबर BQ प्लस आर। और ए का क्या, ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, ये समझ लीजिए, नहीं तो कई स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन क्या था। इसको बहुत सुंदर राइटिंग में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देख लिए ना कैसे ज्ञात किया। अब कहिएगा सर ये परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो देखिए परीक्षा में आपको यहाँ से लिखना है, ये सब चीज़ नहीं लिखना है, ये जितना हम घेरे हैं उधर वाला कुछ नहीं लिखना है, ये आपको कैलकुलेशन साइड में करते जाना है और यहाँ से भी यहाँ तक लिख देना है। यही चीज़ आपको पूछेगा। विभाजन एल्गोरिथम बताने के लिए हमको इतना कुछ समझाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा को यही समझ में नहीं आता, हम रियल में बता रहे हैं।
आप लोग का क्लास में जो भी होगा ना उसको पूछे ना यहाँ किसको भाजी कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, वो कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। ठीक है, मैं कई सारा स्टूडेंट अपना ऑफलाइन के जो मेरे बच्चे सब है ना उससे मैं देखा हूँ कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज करें। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। क्या करना है, यहाँ दे दिए भाज्य हम लोग का क्या है 185 दे दिए, भाजक भी दे दिए, इससे आप सिद्ध हो जाएगा कि क्या है। आपका मन है तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, यहाँ जगह नहीं होती, यहाँ छोटा सा यहाँ पर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, भाज्य यानी ए का मान इतना हो गया और ये बी का मान में हम लोग का कितना हो गया 148। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना देंगे। देखिए ना कितना इजी वे में बनाया, जो बी का मान होगा वही हम लोग का मोस होगा विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है बाबू, चलिए अगर समझ में आ गया तो अब आइए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग का अंतिम प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, अंतिम 5वां प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों से 5 नंबर में भी पूछ देता है बाबू। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न को काफ़ी विस्तार से समझिए, काफ़ी मजा तरीका से समझाएंगे। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं कि इससे पहले जो मैं आपको 4 नंबर का प्रश्न बताया था ना, उसमें ये जो माइक आप देख रहे हैं ना, ये माइक को हम लगाए ही नहीं थे, इसीलिए उसमें आवाज़ थोड़ा सा जो है ना क्वालिटी अच्छा नहीं आता होगा। वो माइक बगल में रख दिए थे और शूट करना शुरू कर दिए, ध्यान नहीं पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, कोई बात नहीं, हो जाता है स्टूडेंट कभी कभी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है समझिए, ये जो है ना आप लोगों का अध्याय 7 का प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो प्रश्न कहता है कि यदि बिंदु -4 6 बिंदुओं ए जो कि है -6 10 और बिंदु बी जो है 3 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। पूछा कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए अनुपात मतलब कैसे है। देखिए 7:4, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर इसे ही हम लोग बट्टे में लिखें ना 7/4, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो बटे ना 7 है तो 7, इसके लिए हम लोग अनुपात का यूज करके 4 कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात यही हुआ, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। समझ में आ गया। तो वही है कि यहाँ पर क्या बोला है कि एगो बिंदु है ना, ठीक है, जो बिंदु है -4 6, ये -4 6 क्या करता है, बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाली। तो बिंदु ए और बिंदु बी, मानिए ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक कितना है, बिंदु ए का निर्देशांक -6 और 10 है, तो यहाँ लिख दिए ये बिंदु ए। और बिंदु बी, ये है बिंदु बी। ठीक है, ये बिंदु बी जिसका निर्देशांक कितना है बिंदु बी का, यहाँ देखिए बिंदु बी का निर्देशांक कितना है 3,-8 है। तो चलिए ये बिंदु ए और ये बिंदु बी का निर्देशांक हम लोग लिख दिए। और सवाल बोला क्या है समझिए कि बिंदु -4 6, ठीक है, बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले, बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले, ठीक है, रेखाखंड को क्या करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो कौन विभाजित करता है, यानी 2 भागों में बांटता है। विभाजित करना मतलब क्या, बांटना। तो कौन बांट रहा है, तो बिंदु -4 6 बांट रहा है इसको। तो बांट रहा है यानी बीच में लिखेंगे तब ना बांटेगा, बांटेगा कि नहीं बांटेगा। बीच में लिखिए, चाहे आप यहाँ पर दीजिए पॉइंट, चाहे यहाँ दीजिए पॉइंट, कहीं पर भी दीजिए पॉइंट। जैसे ये रेखा है, अगर यहाँ पॉइंट देंगे तब ना एगो इधर में बांटा, इस तरह से देंगे। अगर इधर भी देंगे तो एगो इधर विभाजित किया ना, तब पॉइंट बीच में देंगे तभी विभाजित करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि बिंदु -4 6, ठीक है, बिंदु -4 6, ठीक है स्टूडेंट, -6 10 और 3 और -8 को जोड़ने वाले, देखिए ये दोनों को जोड़ने वाले, यानी देखिए यहाँ से यहाँ जोड़ दिया ना, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित तो ये कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, और बिंदु क्या है -4 और क्या है 6। देखिए स्टूडेंट -4 6 है ये बिंदु। अब देखिए कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसको बिंदु P नाम दे दीजिए। आप क्यों भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर सवाल है। तो पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जैसे ही ये बिंदु P को हम लोग यहाँ दिए तो ये पहला हो गया। ठीक है, ये जो पहला विभाजन है ना, इसको हम इसको और ये, ठीक है, बोला किस जो है कि अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहला अनुपात जो होता है ना, इसको हम लोग M1 कहते हैं और दूसरा अनुपात को M2 कहते हैं। यानी कि देखिए एगो इधर बांटा, एगो बूंदा को उधर बांटा, तो ये हो गया हम लोग का पहला अनुपात जिसे M1 कहते हैं। ये हो गया दूसरा अनुपात जिसे हम लोग M2 कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो वही पूछ रहा है कि ये क्या होगा, यहाँ एग्जैक्ट मान क्या होगा कि किस अनुपात में जो ये जो बांटा, किस अनुपात में बांटा, 2 4 में बांटा, 6 10 में बांटा कि 15 20 में बांटा, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये
काफ़ी ईजी है स्टूडेंट। इसके लिए हम लोग जो है ना ये x का फार्मूला लगाएंगे, बिंदु P के x का फार्मूला लगाएंगे जो होता है हम लोग का, आप इस चीज़ के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है, कि विभाजन सूत्र जानते हैं ना, विभाजन सूत्र x के लिए, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या कहता है, m, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, यही होता है ना स्टूडेंट, ये होता है विभाजन सूत्र x के लिए। जब हमको अगर कभी भी विभाजन सूत्र x का निकालना हो, ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए, पहले ये सब चीज़ समझ लीजिए। अगर कभी भी सवाल में स्टूडेंट जैसे ये बिंदु P है ना, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, और हमको अगर ज्ञात करना होगा ये बिंदु P का ये निर्देशांक x अक्ष ज्ञात करना होगा, तब हम लोग ये सूत्र लगाते हैं, और यही सूत्र से हम लोग m1 और m2 भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, -4। इसके लिए क्या सूत्र होगा, जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ 2 4 कुछ दे दिया, ठीक है, ये सब दिया गया है, और हमको y अक्ष अगर ज्ञात करना है, बिंदु P में देखिए 2 अक्ष होगा ना, बिंदु P में 2 अक्ष, एगो x और एगो y होगा कि नहीं होगा, x और y, तो x के लिए ये सूत्र होगा, और यहाँ y के लिए अगर ये y ज्ञात करना हो तो y के लिए सूत्र क्या होता है, m1 y2, जहाँ x है वहाँ y कर दीजिए, प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट, m2 y1 बट्टे m1 अब प्लस m2। तो आप लोग x का सूत्र लगा के या फिर y का सूत्र लगा के, दोनों में से किसी का सूत्र लगा के m1 और x2 ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो आइए हम बताते हैं, ठीक है। पहले ये हम अभी आपको थोड़ा सा थ्योरी समझाए, ठीक है। m1 और x2 निकालने के लिए हम लोग x का ये वाला सूत्र लगाएंगे, मान बैठेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो जो दिया गया है बाबू हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, हल तो देना भूलेंगे नहीं, ठीक है। हल देने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है बोलिए, दिया है हम लोगों को, ठीक है, बिंदु A, तो इस तरह से लिखेंगे A बराबर कितना है, -6 और 10 है तो लिख दिए, ठीक है। फिर हमको B दिया गया है, B कितना दिया है तो देखिए B दिया है 3 और कोमा -8, ठीक है। A दिया है, B भी हमको दे दिया। अब क्या दिया है तो ये देखिए, यही ना बांटा है 2 भागों में, ये जो है -4 और 6 क्या क्या है, इसको m1 तथा m2 में बांटा है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा कि माना बिंदु, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, माना बिंदु, क्या बिंदु, माना बिंदु -4 6, माना बिंदु -4 6, ठीक है स्टूडेंट, -4 6 बिंदु, ठीक है, बिंदु ए जिसका निर्देशांक कितना है देखिए, बिंदु A 6 10 तथा बिंदु B, इस तरह से आप लोग लिखेंगे, तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक कितना है, यहाँ देखिए 3 8, ठीक है। 3 8 को मिलाने वाली रेखा, 3 8 को मिलाने, जो अभी हम लोग यहाँ किए ना वही चीज़ लिख रहे हैं, मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को m1 तथा m2 में विभाजित करती है, m1 तथा m2 में क्या करती है स्टूडेंट, m1 तथा m2 में विभाजित करती है, इस तरह से लिख देंगे, विभाजित करती है, ठीक है। क्या कर दिया स्टूडेंट, विभाजित करती है, तो हम लोग लिख लिए, ठीक है, विभाजित करती है लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम बताएं नहीं, यहाँ x के लिए सूत्र लगाएंगे, तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि बिंदु P, ये हम लोग का बिंदु P है, बिंदु P में x का, ये x और ये y, तो बिंदु P में हम लोग x का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि बिंदु P में अगर मान लीजिए m1 और m2 दिया गया है, तब अगर हम लोग x कैसे निकालें, मानिए m1 दिया है 1 और m2 दिया है 2, ये भी दे दिया और ये दिया हुआ है। अगर हम यहाँ बिंदु P अगर लिख के बोलेंगे कि इसका निर्देशांक ज्ञात करें, तो हम लोग x का फार्मूला लगाते हैं, आप चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए यही फार्मूला आता है ना, m1 m2 प्लस m2 m1 बट्टे m1 प्लस m2। तो यही x का फार्मूला लगा के, यही वाला फार्मूला लगा के हम लोग m1 तथा m2 ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल में दिया गया है। या फिर आप लोग यहाँ जो y है ना स्टूडेंट, y का मान कितना है देखिए 6 है ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग y का फार्मूला, ये x और ये y के लिए, इसके लिए जो फार्मूला आता है ना, यही फार्मूला का यूज़ करके आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों में से कोई फार्मूला यूज़ कीजिए, आप m1 तथा m2 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे बिंदु P, चलिए बिंदु P, ठीक है, बिंदु P ये है ना, बिंदु P, आप क्या करेंगे, बिंदु P में जो है कि स्टूडेंट x निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P में x निर्देशांक
बिंदु P में x निर्देशांक, बिंदु P में x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे x निर्देशांक यानी x बराबर सूत्र क्या होता है, यही m1, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र भी आता है, आप सूत्र को माइंड में बैठा सकते हैं इस तरह से, mx प्लस mx बटे m प्लस x, ऐसे लिख दीजिए mx प्लस mx बटे m प्लस m, ठीक है। इस तरह से लिख के आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ 12 21 12 देख लिए ना, हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस x2। देखिए किस तरह से ज्ञात किए, इसी तरह से काफ़ी ईजी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए x का निर्देशांक कितना है, हमको ऑलरेडी स्टूडेंट x का निर्देशांक हमको दे दिया गया है, यहाँ देखिए है ना x, यही है ना x, और x का बिंदु P के लिए x का मान हमको कितना दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, तो 4 हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, 4 प्लस में कि माइनस में, यहाँ देखिए माइनस में, तो माइनस में दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बाबू बिंदु P है, बिंदु P में हम लोग ये x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और बिंदु P का x का फॉर्मूला होता है यही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लिए, हालांकि ये भी हम लोग का x है, ये भी हम लोग का y है, लेकिन ये सब अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो x निर्देशांक ज्ञात करें तो x का मान देंगे, अगर y निर्देशांक से आप लोग मान ज्ञात करेंगे तो y का मान देंगे, ठीक है। तो -4 दे दिए, अब बराबर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पर बराबर करके लिखते हैं, ठीक है। ये कितना गया हम लोग का -4 डाल दिया ना बाबू। अब देखिए m1 कितना है, m1, ये m1 और ये m2, हमको पता नहीं है m1 का मान, तो m1 की जगह आप लोग m1 ही देंगे, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो बीच में गुना है, x2 का मान कितना है, आप कहिएगा सर ये x2 क्या होता है, तो बाबू ये देखिए ये है मेरा x1 और ये है मेरा y1, ठीक है, ये है मेरा x2 और ये है मेरा y2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए फिर से यहाँ समझ लीजिए, ये हम लोग का x1 y1 x2 y2, वही चीज़ वहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये डाल दिए, x2 का मान कितना है, ठीक है, ये हम लोग का x1 लीजिए, x1 और ये हो गया हम लोग का x2 y1, ये y2। चलिए समझ में आ गया ना, क्योंकि यही दो बिंदु को ना क्या करता है, विभाजित करता है। चलिए तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है हम लोग का 3, तो 3 दे दिए, प्लस है तो प्लस। m2 का मान कितना है, m2 का मान पता नहीं है कि यही तो ज्ञात करना है ना, कुछ नहीं तो गुना। x1 का मान कितना है बाबू, तो x1 का मान हम लोग का माइनस का छो, तो यहाँ माइनस का छो डाल देंगे। समझ में आ गया, ये वाला भी लिख दिया। अब बटे में क्या लिखेंगे, देखिए m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, चलिए m1 प्लस m2 डाल दिए ना। अब देखिए बाबू इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है। अब हम लोग तिर्यक गुना करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, ठीक है। देखिए 1 का गुना अगर हम लोग, ये टोटल तिर्यक गुना आप लोग जानते होंगे, तिर्यक गुना क्या होता है, कोना कोनी गुना होता है, ठीक है। देखिए 1 का अगर हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा, अगर इसको इससे गुना करें तो क्या होगा, बदल जाएगा ना। चलिए इसको इससे गुना करेंगे तो डायरेक्ट कर दें, देखिए समझिए स्टूडेंट, यहाँ अगर इसको इससे करें तो ज्यों का त्यों आएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ज्यों का त्यों, m1, ठीक है, क्या हो गया हम लोग को इसको इससे गुना किया तो m1 गुना 3 प्लस m2 गुना माइनस का 6। देखिए 1 को इससे गुना किए इस हिसाब से तो ज्यों का त्यों हो जाए, क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वो ज्यों का त्यों होता है, बराबर। इसको इससे गुना करेंगे, देखिए माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 को m1 से गुना किए तो हम लोग का 4m1 हो जाएगा, ठीक है। ABCD वाला जो चीज़ है वो पीछे चल जाता है, संख्या आगे चल जाता है। माइनस को इससे गुना करेंगे चिन्ह से तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 4 को इससे गुना करेंगे तो 4m2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना बाबू, थोड़ा सा हम लोग झुक जाते हैं। चलिए अब क्या हुआ, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 को m1 से गुना करेंगे तो संख्या आगे आ जाएगा और हो जाएगा हम लोग का 3m1 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे, देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, बताए थे आपको। इसको इससे गुना करेंगे 6m2, ठीक है, ये m2 है ना कि कोई संख्या जो गुना करेंगे, बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बोलिए, माइनस का 4m1, तो लिख दीजिए माइनस का 4m1, अलग अलग, अगर ये m1 और ये भी m1 होता तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों तो अलग अलग है ना, इसीलिए हम लोग इसको करेंगे माइनस का 4m2 कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पर समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इधर समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। ज़रा देख ले दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट, और आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए स्टेप और अभी नीचे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3m1 है ना, और यहाँ पर भी क्या है m1, तो इसको क्यों ना इधर लाया जाए। देखिए स्टूडेंट, ये टोटल का बात करें ना तो टोटल माइनस में है। अगर एगो का बात करें, खाली 4 का बात करेंगे तब ये गुना में है, लेकिन टोटल का बात करें तो टोटल के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस में, तो माइनस में इधर आया तो प्लस में। देखिए यहाँ 3m1 हुआ, ये माइनस में, इधर आया तो प्लस में, फिर क्या हो जाएगा इसका 4m1 होगा, ठीक है। ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर ये माइनस है तो हम लोग यहाँ दे दिए माइनस, ठीक है। ये क्या है 6m2, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको इधर किया ना, इसको उधर कर देते हैं तब अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको तो इधर कर लिए, अब यहाँ क्या बच गया -4m2, -4m2 बचा नहीं है जी। ये m2 वाला को उस साइड कर लीजिए, यानी कि जा तो भाई को एक साइड करिए, m1 के एक जगह और m2 की एक जगह। ये m2 है ना, टोटल देखिए माइनस में, बराबर को उस पर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। बराबर को उस पर गया तो प्लस में 6m2 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए जात भाई दोनों मिल गया, यहाँ पर भी जात भाई मिल गया। देखिए m1 है तो 4m1, 3m1 मिला तो 4 3 7m1 हो गया। कितना हो गया 7m1, बराबर है तो बराबर डाल दिए, समझिएगा ध्यान से। फिर यहाँ देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जब भी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो मैं आपको क्या बताया था, बिना सोचे समझे आप घटा देंगे, बिना सोचे समझे घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 6 में से 4 गया तो यहाँ का माइनस का 2 होगा, 6 में से 4 गया तो कितना होगा माइनस का कितना होगा, तो 6 में से 4 गया तो बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ माइनस का बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का माइनस का होगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए एगो 6 एगो 4 है, तो एगो ठीक है -4 यहाँ +6 है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का जब भी रहेगा एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बिना सोचे समझे दोनों में घटा देंगे। 6 में से 4 गया तो 2 होगा, दोनों में बड़ा संख्या कौन है 6, 6 के आगे 4 का चिन्ह है तो इस 6 के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और ये प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है इसलिए हम लोग 2 देंगे। यही रूल होता है। कई स्टूडेंट ये घटा में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो आपको नहीं घटा कर दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर एगो माइनस में एगो प्लस में रहेगा, चाहे संख्या कितना बड़ा चाहे कितना छोटा हो, बिना सोचे समझे घटा दीजिए। बड़ा में से छोटा घटाइए, 6 में से 4 गया 2 हुआ, दोनों में देखिए बड़ा संख्या कौन है 6 है, 6 के आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ घटा के क्या देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दिखता नहीं ना 2, तो 2 और m2 है ना जी, तो m2 लगा देंगे, ठीक है। अब यही चीज़ को बाबू यहाँ समझिए, देखिए यहाँ 7m1 है तो यहाँ लिख देंगे 7m1, अब बराबर क्या है 2m2 है, यही ना, तो 2m2 लिख दिए। देखिए 7 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 है तो 7 का जीरो का त्यों लिख दिए, हाँ या नहीं। अब क्या करेंगे, ये गुना में है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लीजिए इसको हम लोग और तोड़ दे, लीजिए 7 गुना m1 कह सकते हैं इसको, अब बराबर इसको क्या कह सकते हैं 2 गुना m2 कह सकते कि नहीं कह सकते। इससे क्या होगा, ये समझने में आसान हो जाएगा। देखिए 7 है तो 7 दे दीजिए, ये गुना में, इधर आया तो भागा में, तो भागा में 2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा m2 बचा, तो m2 चल गया ऊपर कि नहीं गया स्टूडेंट, m2 चल गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर m2 होगा ना जी, चलिए m2, ये m2 हो गया, और ये गुना में है, इसको इधर लाइए तो m1 नीचे आ गया। m1 कहाँ चला आया, तो m1 स्टूडेंट नीचे आ गया, ठीक है। चला ज़रा यहाँ देख ले जी, बिल्कुल हम लोग सही जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, एक बार ज़रा देख लेते हैं स्टूडेंट, कहा कि पता है अगर गलत हो जाएगा तो फिर लेने का देनी हम लोग को पड़ सकता है, लेकिन पढ़ने तो नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया स्टूडेंट, क्या किए हम लोगों ने यहाँ क्या किया, इसको गुना के रूप में तोड़े, इसको भी गुना के रूप में तोड़े। तो गुना के रूप में तोड़ने के बाद हम क्या किए, ये 7 जीरो का त्यों रहने दिए, और ये m1 को क्या किए, ये गुना में है ना m1, तो बराबर को उस पर जाएगा तो भागा में, भागा अर्थात नीचे में चल गया, और ये गुना में है तो बराबर किस पर आया तो भागा में, भागा अर्थात नीचे में, ठीक है। और ये गुना में है कि ये ज्यों का त्यों ऊपर का ऊपर ही रह गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या गौर किए कि m2 का संख्या क्या हो गया 7 और m1 कितना हो गया 2, यानी m1 हम किसको माने थे, m1 माने थे 2 को, तो m1 क्या है, ये देखिए m1 2, तो ये हो गया हम लोग का 2, और m2 क्या हो गया 7, तो ये हो गया हम लोग का 7। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग का मान बिल्कुल सही निकल गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अतः m2 कितना हो गया। अब सीधा भी कर सकते हैं, आपका मन है तो ऐसे लिख सकते हैं कि m1 बराबर कितना, m1 बराबर 2 तथा m2 बराबर 7 हो गया,
कितना ईजी, हम यहाँ पर निश्चित लास्ट में क्या कर दिए, m1 बराबर इतना तथा m2 बराबर इतना हो गया। यानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m, ठीक है, m ठीक है, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं, m1 अनुपात, ठीक है, वो इसी को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं इस तरह से, m1 बट्टे m2 को ऐसे लिख सकते हैं 2/7। देखिए इसी को हम लोग सीधा कर लिए, ठीक है, पहले ये कर लिए फिर ये कर लिए, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, m1 बराबर कितना, m1 बराबर 2 तथा m2 बराबर 7। इस तरह से हम लोग का m1 तथा m2 निकल गया। यानी कि हम लोग फाइनली समझ गए कि इसको किस तरह से अनुपात में विभाजित करता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको ये चाहते हैं स्टूडेंट की शॉर्ट कट में समझा दें, लेकिन उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है। अगर कभी भी इस टाइप का संख्या रहेगा कि यदि बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या करती है, विभाजित करती है, सबसे पहले हम लोग यहाँ डायग्राम बनाएंगे। ये देख सकते हैं हम लोग का डायग्राम है, ये बिंदु ए है और बिंदु बी को क्या करता है, ये जो जोड़ने वाली रेखाखंड है ना उसको ये बिंदु पी क्या करता है, विभाजित करता है m1 तथा m2 में, ठीक है स्टूडेंट। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि दिया गया है, जो चीज़ दिया गया है, बिंदु ए तो बिंदु ए लिख दिए, बिंदु बी तो बिंदु बी भी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि माना बिंदु -4 छो, यही है ना, -4 छो बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 तथा m2 में विभाजित करती है। यानी कि ये m1 तथा m2 में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। फिर लिख दिए। अब हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो बाबू हम लोग यहाँ पर x का सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि बिंदु P में, चूँकि x यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए कि बिंदु P में x का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, यही m1 x2 + m2 x1। बस जैसे जैसे हम लोग यहाँ सूत्र से बैठे ले गए, फिर यहाँ कैलकुलेशन कर दिए। एक बार वीडियो को पीछे करके कैलकुलेशन देखना है तो देख लीजिए, और अंतिम में हम लोग का ये निकल गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का फिर आज 5 प्रश्न समाप्त होता है, और हम लोग अब कल मिलते हैं फिर 5 प्रश्नों के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। इसी तरह का मैं आप लोगों को सीरीज साइंस का भी लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।